दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं इतिहास में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहां पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था ऋग वैदिक काल के बारे में। देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद जब उसका पतन हो गया तो उसके बाद शुरू होता है वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, जिसे वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस पूरे वैदिक काल का जो पीरियड था ना, ये ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से शुरू होता है और 600 साल पहले तक आता है। यानी कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय है दोस्तों, ये वैदिक काल का पीरियड है। और उसी में से 500 साल अलग कर लीजिए, 400 साल अलग कर लीजिए, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल के बारे में हम पहले भी क्लास दे चुके हैं, आपको चीजों को समझा चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बातचीत करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, जहां से आपके परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न तो मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आगे दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों पर चर्चा भी होगी। याद रखिएगा, धीरे धीरे आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आज हम लोग लगभग 250 सवाल के आसपास पहुंचने वाले हैं, यानी 240 सवाल दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएगा अगर आप आज की क्लास देखते हैं तो। आज हमारा 8वां सेशन है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने आज पहले दिन क्लास देखा हो या बीच में क्लास देखना शुरू किया हो, ठीक है। तो आप पूरी सीरीज को देखिए। अगर आपको चाहते देखिए आपकी अच्छी तैयारी हो ना, तो सीरीज को शुरुआत से देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऋग वैदिक काल में मैंने बताया था, वहां से कंपेयर करके मैं उत्तर वैदिक काल को समझाऊंगा, तो ऐसे में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल 8वां क्लास है आज हमारा, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या कुछ खास पढ़ने को मिलता है हमें, ठीक है। याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से हिंदी इंडिविजुअल की बैच आई है, उसी तरीके से दोस्तों मैं और भी विषय के अलग अलग फाउंडेशन बैच तैयार कर रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब विषय होंगे, ताकि आपकी तैयारी जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की तैयारी हो पाए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, सैंपल के तौर पर आपको किताब दिखा रहा हूं। अब तो किताब भी आ चुकी है दोस्तों, जिसे आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। किताब ऑर्डर करेंगे तो सीधा आपके घर जाएगी, ये ध्यान रहे। चलिए शुरू किया जाए दोस्तों प्रश्नों का सिलसिला। अब देखिए मैं आपको पहले ही सवाल से बताऊंगा कि किस तरीके से हमें पिछला वीडियो जरूरी है देखना, और उन चीजों को याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि मैं कोरिलेट करके देखिए पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा। अभी शुरुआत हो रहा है ना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इतना ज्यादा कोरिलेट करूंगा कि पीछे की बातों को भूलने भी नहीं दूंगा, और खास करके जो कठिन बात होगी, आसान बात तो सबको याद होती है। चलो आओ देखते हैं। तो लिख क्या रहा है दोस्तों, पहला सवाल दे रहा है कि किस काल में आर्यों का प्रसार सप्त सैंधव से मध्य गंगा यमुना दो आब में हुआ। अब यहां कई सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके मन में बड़ी जो है चिंताजनक बातें लेकर आते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में कौन आया है, तो हम कहते हैं कि दोस्तों मध्य एशिया से चल के आर्य आए हैं। आर्यों का आगमन दोस्तों कहां से हुआ है, तो याद रखिएगा हम पढ़ते हैं कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ दोस्तों, मध्य एशिया से हुआ है। यह हमारा पहला इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, कई सारे लोग ऐसे थे, जैसे मैं तिलक जी की बात कर दूं, बाल गंगाधर तिलक जी की बात कर दूं, तो तिलक जी ने कहा था कि जो आर्य थे ना, ये उत्तरीय ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, उत्तरीय ध्रुवी देश से आए थे चल करके, उनके कहना के अनुसार ऐसा होता है। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि दोस्तों आर्यों का आगमन पामीर तिब्बत की पठार से हुआ है। कहां से हुआ दोस्तों, पामीर तिब्बत की पठार से हुआ है। और कुछ लोगों ने कहा था कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा था कि आर्यों का आगमन सप्त सैंधव प्रदेश से हुआ था, और उनका नाम याद रखना आवश्यक है, जिसमें मैंने आपको बताया था डॉक्टर अविनाश चंद्र जी के बारे में। किसके बारे में, डॉक्टर अविनाश चंद्र के बारे में बताया था, जिन्होंने क्या कहा था दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ था, सप्त सैंधव प्रदेश से हुआ था। दो लोगों ने कहा था, एक डॉक्टर अविनाश चंद्र जी ने कहा था, एक आपने संपूर्णानंद का नाम सुना होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद। जी हां दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी कहा था कि आर्यों का आगमन सप्त सैंधव प्रदेश से हुआ था, इसे याद रखेंगे, ठीक है। पंडित गंगानाथ झा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उन्होंने कहा था कि जो आर्य थे ये ब्रह्मर्षि देश से चलकर आए हुए थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो लिख रहा है दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा यमुना के दो आब। दो आब मतलब क्या होता है, दो आब दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दो आब। तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच की जो भूमि है वो दोआब कहलाती है। कर इस दोआब में किसका जन्म हुआ दोस्तों, किस काल में दोस्तों आर्यों का प्रसार दोस्तों यहां तक आया, गंगा यमुना दोआब तक, तो याद रखेगा उत्तर वैदिक काल तक। जी हां दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में याद रखेगा आर्यों का प्रसार, जो आर्य शुरुआत में आए थे तो पाकिस्तान वाले बेल्ट से एंट्री किए थे और खास करके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। अब उनका निवास स्थान धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के दौरान दोस्तों वो गंगा यमुना नदी के बीच की जो समतल भूमि थी, जो तराई क्षेत्र वाली भूमि थी, जहां पर खेती खूब बड़े पैमाने पर की जाती, वहां पर आ गए। ठीक है, वहां पर आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बना। ठीक है, अब पीछे की क्लास अगर आप देखे होंगे तब तो आपको समझ आएगा और मजा भी आएगा। देखिए मैं अपनी क्लास में हमेशा ना अच्छे टॉपिक को लेकर चलता हूं, घिसे पीटे सवालों को लेकर नहीं आता हूं। आज की क्लास पढ़िएगा, खुशी बहुत मिलेगी आपको। अगला सवाल देखिए, परीक्षा मान लीजिए एक सवाल आपसे दे कि किस क्षेत्र में आर्यों का सामना, किस क्षेत्र में, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। लिख रहा है किस क्षेत्र में आर्यों का सामना तांबे के उपकरण एवं लाल गेरुए रंग के मृदभांड प्रयोग करने वाले लोगों से हुआ था। पहली बार जब आर्य आए, क्योंकि आर्य हमारे देश के मूल निवासी तो थे नहीं, आर्य कहां से आए थे, ये मध्य एशिया से चलकर आए थे। अलग अलग विद्वानों के द्वारा दोस्तों बताया गया, जैसे कि आपने देखा कि मध्य एशिया, कुछ ने कहा उत्तरी ध्रुवी देश, कुछ ने कहा ब्रह्मर्षि देश, कुछ ने कहा सप्त सैंधव प्रदेश, ऐसे अलग अलग दोस्तों जगह बताया गया कि भाई आर्य वहां से चलकर आए थे। तो जब आर्य मूल रूप से अपने देश के थे नहीं, ये बाहर से जो चलकर आए थे, कह रहा इनका मुलाकात किससे हो गया दोस्तों, जो अपने यहां तांबे के उपकरण इस्तेमाल करते थे, लाल गिरवे रंग के जो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे दोस्तों, इनकी मुलाकात उनसे कहां होती है, तो उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं ना, तो जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जी हां दोस्तों याद रखेगा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तात्पर्य क्या है दोस्तों, एकदम दिल्ली एनसीआर वाला बॉर्डर की बात कर रहा है, या फिर आप यहां से उत्तरी हटा दीजिए खाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे भी दोस्तों उत्तर में है, उत्तर भारत में स्थित है। आप कहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो जब आप जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे ना, मतलब दिल्ली एनसीआर को टच करेंगे, वहीं से दोस्तों एंट्री हुआ है। ठीक है, मेरठ वाला जो स्थान है वहीं पर दोस्तों इनका सामना किससे होता है, तांबे के उपकरण और लाल गेरुए रंग के मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों से इनका सामना होता है। एक सवाल और भी देता है, लिख रहा किस क्षेत्र में आर्यों का सामना काले एवं लाल रंग के मृदभांड। देखिए गेरुए रंग का मृदभांड आप समझिएगा, अगर मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का रंग गेरुआ है तो आपका उत्तर क्या होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अगर उसी मिट्टी के बर्तन का रंग काला और लाल रंग का है तो ऐसे में फिर आप पश्चिम न करके दोस्तों याद रखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश करिएगा। क्या करिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश करिएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया था दोस्तों, बिहार का जो बेल्ट था, यहां पर दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे ये प्रायः काले और लाल रंग के मृदभांड होते थे, जबकि गेरुआ रंग का मृदभांड का इस्तेमाल कहां होता था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता था। यही पहचान है, यही पहचान है। अब जिनको रटना होता है उनको क्या फर्क पड़ता है कि गेरुआ रंग का पूरब से मिला कि पश्चिम से मिला है। देखिए आप स्टडी 91 पर आए और आपके भले के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतनी बेहतर क्लास शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको मिले। ठीक है, अभी आप हिंदी के लिए मुझे जानते हैं, आप पूरी हिस्ट्री की सीरीज पढ़ते पढ़ते आप दीवाने हो जाएंगे और आप कहेंगे वाकई नितिन सर ने क्या हिस्ट्री पढ़ाया। इससे कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कि भाई लाल मिट्टी के बर्तन कहां मिले हैं और गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन कहां मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आएगा तो हमसे मत कहिएगा कि सर आपने कभी इंडिकेट नहीं किया पढ़ाने के दौरान, आपने कभी समझाया नहीं। मैंने तो समझा दिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, आगे का काम आपका है। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा दोस्तों सवाल, मान लीजिए एक सवाल ऐसा भी देता है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलते थे। ठीक है, किस काल में दोस्तों, सीधा सीधा लिख रहा है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखेगा उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चलता है, तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो पीरियड है। यहां पर बीसी का तात्पर्य क्या दोस्तों, यहां पर बीसी का तात्पर्य क्या, ईसा पूर्व से। किससे है दोस्तों, ईसा पूर्व से है। तो याद रखेगा आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलते थे, तो याद रखेगा अगर ये कभी सवाल आए ना तो याद रखेगा धूसर मृदभांड, खास करके याद रखेगा चित्रित धूसर मृदभांड। क्या, चित्रित धूसर मृदभांड। जी हां दोस्तों, चित्रित धूसर मृदभांड आप याद रखेगा, यह मिलता था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा कौन से ऋग्वैदिक जन उत्तर वैदिक काल में कुरु के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हुए। देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि दोस्तों अगर आप बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में जन किसे कहा जाता था, तो इसी जन को दोस्तों कबीला कहा जाता था। इसी जन को क्या कहा जाता था, कबीला कहा जाता था। शुरुआत से बता दूं, ठीक है,
देखिए सबसे पहले होता था दोस्तों ग्राम, ठीक है, ग्राम तो होता नहीं था, ग्राम के स्थान पर सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, कुल होता था, कुल होता था, कुल से मिलकर दोस्तों विश्व बनता था, विश्व से मिलकर दोस्तों जन बनता था, ठीक है। इसी जन को हम जन भी कहते थे, कबीला भी कहते थे, ठीक है। इसी जन या कबीले का जो मुखिया होता था उसे हम राजा या राजन कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, राजा या राजन कहते थे, ठीक है। याद रखिएगा इनका मुखिया क्या कहलाता था दोस्तों, इनका मुखिया क्या कहलाता था, तो चाहे राजा कहलाता था चाहे उसे राजन कहा जाता था, यही ना, ठीक है। और विश्व का जो मुखिया होता था यह विस्पति कहलाता था, ठीक है। और कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था। यह हम लोगों ने पढ़ा है पीछे की क्लास में, ठीक है। अब देखिए यही होता है कोरिलेट करके पढ़ना, पीछे की क्लास में क्या पढ़ा अगर उसका संबंध आज की क्लास से नहीं करूंगा तो चीजें आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी, भूलने लगेंगे आप, और वही चीज हमें नहीं करना है। एक एक चीज आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। अब लिख रहा दोस्तों कि कौन से ऋग्वैदिक जन, जन मतलब कबीला, जन का तात्पर्य क्या, कबीला, लिख रहा कौन सा ऋग्वैदिक कबीला उत्तर वैदिक काल में कुरु के नाम से जाना गया। मतलब यह कबीला दोस्तों बहुत बड़ा हो गया, और आपने कुरु महाजनपद का नाम सुना होगा, ठीक है, कुरु का नाम सुना होगा। एक कुरु के नाम से दोस्तों कौन फेमस हुआ, तो याद रखिएगा यहां पर दो कबीले थे, एक तो भरत कबीला था, कौन कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा एक भरत कबीला था, देखिए कम लोग इसे जानते हैं, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक तो भरत कबीला था और एक पुरु कबीला था। भरत और पुरु ये दो कबीले दोस्तों जब मिल गए, ये दो कबीले थे, क्या थे दोस्तों, ये कबीले थे, ये दो कबीले मिल करके किसके नाम से जाने गए दोस्तों, इन्हें कुरु के नाम से जाना गया, ठीक है। कुरु, कुरु के नाम से जाना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, भरत और पुरु, ये दो मुल्क क्या बन गए, कुरु बन गए, ये याद रखिएगा। देखिए इसी तरह से एक सवाल और देखिए आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख रहा है कौन से ऋग्वैदिक जन, जन का तात्पर्य क्या दोस्तों, जन का तात्पर्य कबीला है, कौन सा ऋग्वैदिक कबीला क्या हो गया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में पांचाल राजवंश बनता है, ठीक है। पांचाल राजवंश का नाम सुना होगा, तो यहां पर आप पढ़ेंगे दोस्तों कृवि के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कृवि के बारे में पढ़ेंगे कि कृवि और तुर्वस, कौन सा दोस्तों, कृवि और तुर्वस कबीला था, दोनों बहुत बड़े बड़े कबीले थे, ये दो कबीले एक हो गए और तब इनको क्या कहा गया, पांचाल कहा गया। पांचाल दोस्तों ये महाजनपद बदल गया, ठीक है, जनपद से हट करके महाजनपद है दोस्तों। महाजनपद मैंने बताया था पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप कहेंगे सर किस किताब में लिखा है, तो बौद्ध धर्म की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है, बताइए जल्दी से, बौद्ध धर्म की किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में बताया गया दोस्तों कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे। इसी तरह से जैन धर्म की किताब है भगवती सूत्र, उसमें बताया गया कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे, तो वहां से पता चलता है। याद रखें मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि कुरु किसे कहा गया, तो याद रखेगा भरत कबीला और पुरु कबीला मिलकर के जब आपस में ज्वाइंट हो गए तो बहुत बड़ा कबीला हो गया और तब इन्हें नाम दिया गया कुरु। उसी तरह से याद रखेगा कृवि कबीला, ठीक है, कृवि और तुर्वस ये दो कबीले मिलकर के पांचाल बन गए। क्या बन गए दोस्तों, ये पांचाल महाजनपद बन गए, ठीक है, तो ये और बड़ा कबीला हो गया। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा किस काल में जन के बदले जनपदों की स्थापना हुई। देखिए जन क्या था दोस्तों, जन कहा जाता था कबीलों को, ठीक है। जन किसे कहा जाता था दोस्तों, जन कबीला एक ही बात थी, ठीक है। और याद रखेगा जब कई सारे जन मिल गए ना तो अब उन्हें क्या कहा गया दोस्तों, उन्हें जनपद कहा गया, और जो बहुत बड़े बड़े कबीले हो गए उन्हें महाजनपद नाम दिया गया। लेकिन ये नाम चेंज होने में समय लगता है, ठीक है। तो याद रखेगा किस काल में जन के बदले जनपदों की स्थापना हुई। और युद्ध जो था दोस्तों, पहले आपने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध किसके लिए होता था। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में युद्ध गाय के लिए लड़ा जाता था, युद्ध पशुओं के लिए लड़ा जाता था, ये हमने आपको बताया था। लेकिन ये भी चेंज हो गया, तो अब गायों के लिए युद्ध नहीं होता था, अब क्षेत्रों के लिए युद्ध होने लगा कि भैया ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है। अब गाय के लिए युद्ध नहीं होता था, अब क्षेत्रों के लिए युद्ध होने लगा। तो याद रखेगा ये ऐसा किस काल में हुआ, तो ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लड़ाई का प्रारूप चेंज हो गया, लड़ाई अब गाय के लिए नहीं होती थी, लड़ाई अब क्षेत्र के लिए होता था, ठीक है। और आज भी लड़ाई किसके लिए होती है, आज भी हम क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, आज हम जमीन के लिए तो लड़ते हैं। आज हम किसके लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए। भाई ये जमीन हमारी, वो जायदाद हमारी, ये धन हमारा, ये संपत्ति हमारा, ये भूभाग हमारा। आप देखिए दो देशों के बीच किसको लेकर लड़ाई है, ठीक है, संसाधन को लेकर लड़ाई है, जमीनों को लेकर लड़ाई है, ठीक है, क्षेत्रों को लेकर लड़ाई है। तो उसी तरह से दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल में आया। ऋग्वैदिक काल की जब आप बात करेंगे तो वहां पर इस तरह की लड़ाइयां नहीं होती थी, वहां पर लड़ाइयां गाय के लिए होती थी। सवाल ये भी मन में आ रहा होगा जो आज पहली बार देख रहे होंगे क्लास, उन्हें नहीं पता सर गाय के लिए क्यों लड़ते थे, इतना बड़ा गाय था। हाँ
क्यों? क्योंकि गाय दोस्तों वस्तु विनिमय का माध्यम था। वस्तु विनिमय, जैसे आज हम दोस्तों आज का डॉलर है जैसे, या आज का रुपया जैसे करेंसी है, वैसे उस जमाने में गाय करेंसी हुआ करती थी और गाय के माध्यम से आप कोई भी चीज खरीद सकते थे। वस्तु विनिमय के लिए सबसे बड़ी जो करेंसी थी वो गाय थी। आप कह सकते हो करेंसी, जी हां, मुद्रा आप कह सकते हो कि गाय थी, इसलिए गाय का महत्व ज्यादा था। गाय को खोजने के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया। गाय का बहुत महत्व होता था, गाय की पूजा होती थी। ठीक है, तो सब चीजें इसको याद रखेगा। गाय को वध न करने योग्य माना गया कि उसे अघन्या कहा जाता था। ये सारी चीजें हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि पीछे की क्लास आप जरूर से देखिएगा। आज अभी देख लीजिए, लेकिन पीछे की क्लास आप देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? वैदिक युग की दोस्तों सभा क्या कहलाती थी? खास करके इसे वैदिक युग नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए कि उत्तर वैदिक युग की। किसकी दोस्तों? यहां छिपा हुआ अर्थ है दोस्तों, उत्तर वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी। देखिए दोनों युग में दोस्तों सभा हुआ करती थी। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में भी दोस्तों सभा हुआ करती थी, और उस जमाने में जो सभा थी, अगर हम आपसे कहें, इधर लिख दे रहा हूं, अगर हम कहें कि ऋग्वैदिक काल में जो सभा थी उसका कार्य क्या था, आप बताइए। सभा का काम क्या था? मैंने आपको बताया था कि उस ऋग्वैदिक काल में सभा का काम था मुख्य रूप से न्याय करना। मुख्य रूप से इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य रूप से न्याय करना दोस्तों, यही इसका कार्य था। सभा का कार्य क्या था दोस्तों? न्याय करना था, यही तो था। और जो समिति हुआ करती थी दोस्तों, उसका काम राजा का निर्वाचन करना, उस पर नियंत्रण रखना, ठीक है, उस पर कंट्रोल करना और समाज के लिए कार्य करना, यह समिति का काम था। सभा का काम केवल न्याय करना था। एक तरह से सभा उस जमाने में न्यायपालिका हुआ करती थी। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तब यहां सवाल चेंज कर दिया, यहां पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सभा क्या कहलाती थी। अब इस सभा का नाम बदल दिया गया, अब इस सभा को मंत्री परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अब इसका नया नाम दे दिया गया। अब यही सभा क्या हो गई? मंत्री परिषद हो गई। कार्य तो वैसा ही है, मिलता जुलता, ठीक है। न्याय का कार्य पहले भी होता था, अभी भी उसी तरह का कार्य है, लेकिन नाम बदल दिया गया। अब सभा नहीं, अब उसे मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पीछे की चीजें समझिए पहले, सभा क्या था, समिति क्या था, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, नहीं याद होगा मैटर। आगे बढ़िए। लिख रहा है ऋग्वैदिक युग में, या सॉरी उत्तर वैदिक युग में राजा की सहायता, गलत लिखा सहायता, राजा की सहायता करने वाले पदाधिकारी क्या कहलाते थे? बताइए। वैदिक युग का तात्पर्य क्या दोस्तों? देखिए अंडरस्टूड है, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों ये उत्तर वैदिक पढ़ रहे हैं, तो यहां जितने भी सवाल दोस्तों ये सीधा सीधा उत्तर वैदिक युग का सवाल है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर वैदिक युग में राजा की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए जो पदाधिकारी होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इनको रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? इन्हें रत्नी कहा जाता था। याद रखिएगा, ऐसे पदाधिकारी जो राजा की मदद करते थे उन्हें रत्नी कहते थे। क्या कहते थे? रत्नी कहते थे। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो वहां पर समिति जो होती थी दोस्तों, वो समिति राजा का चुनाव करती थी, राजा पर नियंत्रण करती थी, राजा की मदद भी करती थी, तो वहां तो उसे समिति कहा जाता था। और यहां जो उसके पदाधिकारी, उन्हें अब नया नाम दे दिया गया, रत्नी कहा जाता है। अब परीक्षा में सवाल दो तरीके से आता है कि बताइए जो राजा की सहायता करता था उन्हें क्या कहते थे? पदाधिकारियों को, तो बताइए रत्नी कहते थे। या सवाल उलट के दे देता है कि उत्तर वैदिक काल में रत्नी क्या थे, रत्नी का संबंध किससे? तो बताइए राजा की सहायता करने वाले पदाधिकारियों से। इस तरह से सवाल बनता है। आप सवालों के साथ खेलना सीखिए। मैं तो बेसिक से एडवांस लेके चल रहा हूं, लेकिन समझिए एक एक चीजों को, ठीक है। ये होता पढ़ने का तरीका, और समय का नहीं पता चलना चाहिए। मेरी क्लास में आइए, इतने खुश होकर आप पढ़ेंगे कि समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा कृष ब्राह्मण में, ब्राह्मण का तात्पर्य क्या दोस्तों? ब्राह्मण का तात्पर्य यहां ब्राह्मण ग्रंथ से है। किससे दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ से है, याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा है किस ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया? दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया कि रत्नी क्या कहलाते थे, तो रत्नी याद रखेगा राजा की सहायता करने वाले, राजा की सहायता करने वाले पदाधिकारी थे। क्या थे दोस्तों? पदाधिकारी जो होते थे दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम रत्नी कहते थे, उन्हीं को हम रत्नी कहते थे ना। और कह रहा दोस्तों किस ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उपयोग किया, उल्लेख किया गया? देखिए सवाल उल्टा करके पूछ सकता है कि बताइए ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दे दिया और पूछ लिया कि बताइए सतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नियों का उल्लेख किया गया, तब आप क्या बताएंगे? 12 रत्नियों का। तो दोनों पॉइंट को याद रखेगा, 12 रत्नी मतलब 12 पदाधिकारी,
12 रत्नी का तात्पर्य क्या, 12 पदाधिकारी। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों, तो याद रखेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण है, याद रखेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो था, इसमें कुल 12 पदाधिकारियों का जो है उल्लेख किया गया है, जो राजा की सहायता करते थे, अलग अलग मुद्दों पर राजा की मदद करते थे, वो याद रखेगा। जैसे आज के हम आज आधुनिक इस देश में हम प्रधानमंत्री को अगर राजा मान लें, तो प्रधानमंत्री की मदद करने के लिए जैसे वित्त विभाग बना है, तो वित्त का काम देखता है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय अलग है, वो गृह का काम देखता है, विदेश मंत्रालय को विदेश का काम देखता है, ऐसे अलग अलग मंत्रालय है ना। उस जमाने में भी इसी तरह के दोस्तों मंत्रालय हुआ करते थे, जिन्हें रत्नियां संभालते थे। रत्नी मतलब पदाधिकारी होते थे, वो इन्हें संभालते थे, और 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। भाई आप सोचो ना कि कितना पुराना इतिहास, उत्तर वैदिक काल दोस्तों, कम से कम आज अगर आज हम 2000 साल हम एग्जैक्ट अगर इसे पकड़ लें और इसके पीछे हम 1000 साल मान लें, तो सीधा सीधा 3000 साल पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हमको तो खुशी मिलनी चाहिए यार कि 3000 साल पहले भी इस तरह के कार्य हुआ करते थे, 12 रत्नियां हुआ करते थे, मंत्री परिषदें हुआ करती थी, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। आगे लिख रहा दोस्तों कि किस ब्राह्मण में मतलब क्या दोस्तों, सीधा सीधा ब्राह्मण का तात्पर्य ही ब्राह्मण ग्रंथ से है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों किस ब्राह्मण ग्रंथ में रत्नियों को वीर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, रत्नी मतलब पदाधिकारी, और पदाधिकारियों को क्या कहा गया दोस्तों, वीर कहा गया। तो याद रखेगा ये पंचविंश ब्राह्मण में कहा गया, किसमें, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ जो था दोस्तों, उसमें क्या कहा गया दोस्तों, उसमें याद रखेगा, उसमें रत्नियों को वीर कहा गया। क्या कहा गया, रत्नियों को वीर कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा वैदिक युग में धार्मिक कार्य कौन संपन्न करता था, बताइए। बहुत अच्छा सवाल दे दिया। वैदिक युग में, वैदिक युग छोड़िए, यहां सीधा सीधा उत्तर वैदिक की बात करिए, ठीक है। उत्तर वैदिक की बात करिए कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कार्य कौन संपन्न करता था दोस्तों, ये बताइए। धार्मिक कार्य कौन संपन्न करता था, तो जो अपना पुरोहित होता था, पुरोहित यानी पंडित, ठीक है। पंडित मत बोलिए, पंडित ज्ञानी को कहा जाता है। यहां स्पेशली पुरोहित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले को हम पुरोहित कहते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक कार्य संपन्न करता था, उसे हम किस नाम से जानते थे, उसे हम पुरोहित के नाम से जानते थे। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा वैदिक युग में कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था। कोषाध्यक्ष मतलब जो कोष संभालता था। कोष मतलब दोस्तों क्या होता है, कोष का तात्पर्य किससे दोस्तों, कोष का तात्पर्य धन से है, अर्थ या धन से, अर्थ या धन से, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो इस धन को मैनेज करता था वही कोषाध्यक्ष होता था। आज भी इस तरह के कोषाध्यक्ष होते हैं। तो उस जमाने में दोस्तों कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे, उस जमाने में कोषाध्यक्ष को कहते थे संग्रहिता। क्या कहते थे दोस्तों, संग्रहिता। जो क्या करता है, कोष का संग्रह करता है, संग्रहिता कहते थे। क्या कहते थे, संग्रहिता। याद रहेगा आपको। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे तो पढ़ा के बहुत खुशी मिल रही भाई, ठीक है। आपको पढ़ के कितना आ रहा है आप बताओ, मजा आ रहा है ना। चलो आगे देखो। लिख रहा वैदिक युग में, अच्छा यहां जितना भी वैदिक युग लिखा दोस्तों, सीधे सीधे आप उत्तर वैदिक काल समझिएगा, ठीक है। लिख रहा वैदिक युग में जो कर वसूलने वाला था, कर का तात्पर्य क्या दोस्तों, कर का तात्पर्य सीधा सीधा टैक्स है। इसे अलग अलग जमाने में कभी कर कहा गया, कभी लगान कहा गया, अलग अलग नाम दिया गया। तो कर वसूलने वाला जो था दोस्तों, उसे क्या कहते थे, इसे कहते थे भागदुहिता। क्या कहते थे, भागदू कह सकते हैं आप, ठीक है। क्या कहते थे दोस्तों, भागदू। जी हां दोस्तों, भागदूत, भागदूत कहते थे दोस्तों, भागदूत, ठीक है। भागदूत ये क्या होता था दोस्तों, एक कर को वसूलने वाला होता था, जबकि कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते थे। दोनों याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं, लोग समझते हैं टैक्स कलेक्ट करना है इसलिए कलेक्शन में लोग संग्रह लगा देते हैं। नहीं, कोषाध्यक्ष जो होता था उसे संग्रहिता कहते थे, और कर वसूलने वाले को भागदू कहते थे। क्या कहते थे, भागदूत, ठीक है। भागदूत, भागदूत याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा है वैदिक युग में राजा का जो मित्र होता था, राजा का मित्र एवं जो विदूषक होता था दोस्तों, वो क्या कहलाते थे। विदूषक का तात्पर्य क्या है, जो राजा को मंत्रा, राजा को मतलब एक कह सकते हैं सहायता नहीं, अरे क्या होते हैं जैसे मोदी जी के सलाहकार, ठीक है। विदूषक का तात्पर्य क्या दोस्तों, याद रखेगा, मित्र जो होते थे या जो सलाहकार होते थे, सलाहकार जो होते थे दोस्तों, ये क्या कहलाते दोस्तों, तो इन्हें कहा जाता था दोस्तों पालागल। क्या कहा जाता था, पालागल, ठीक है। पालागल दोस्तों, एक हाल ही में एक मूवी आई थी, मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है। नरसिम्हा रेड्डी ना, क्या नाम था उसका, मूवी का बहुत अच्छा नाम था, अरे चिरंजीवी की मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन भी है, बहुत जबरदस्त मूवी है। तो उसमें पालेगारों का नाम आपने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, पालेगार का नाम सुना होगा। वो पालेगार से याद रखेगा पालागल। पालागल क्या होता था, जो राजा के मित्र होते थे उन्हीं
को पालागल कहते थे, ठीक है। या जो विदूषक होते थे, जो उनकी मंत्रणा में हेल्प करते थे, मदद करते थे, क्या कहलाते थे? पालागल कहलाते थे। याद रखेगा, ये वैदिक युग की बात कर रहे हैं। सवाल ऐसी पूछता कि बताइए वैदिक युग में किसे क्या कहा जाता था। आज तो पहली क्लास उत्तर वैदिक काल की, कल दोस्तों हम एक क्लास और लेंगे इसके ऊपर, तब जाके चर्चा कंप्लीट होगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब तो आपको भरोसा हो भी गया है कि वाकई स्टडी 91 अपने बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जितनी भी क्लास चलती, कभी आप जाके देखिए ना, हम बहुत हो हल्ला में नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं रहते, एकदम इत्मीनान से काम करते हैं। क्वालिटी कंटेंट जाके देखिए, हर एक क्लास में जो भी मटेरियल आपको मिल रहा होगा ना दोस्तों, वो बेस्ट मिल रहा होगा, अपने आप में बेस्ट। जितनी भी क्लास चल रही है दोस्तों, वो अपने आप में सुपर डुपर हिट चल रही है। पेड क्लास में आएंगे तो वहां भी दोस्तों अब तो भरोसा हो ही गया कि यार इतना अच्छा जब कोई यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा सकता है, तो सोचो अगर उसको मैंने उसका कोर्स ज्वाइन के लिया, 1500 के 10,000 कोर्स तो हम बनाते नहीं है, 1500 रुपए का कोर्स होता है। तो अगर 1500 के कोर्स को हमने ज्वाइन किया तो कितना अच्छा मटेरियल होगा। और अब तो किताबें भी आ गई, तो नहीं भरोसा है तो पहले किताब लीजिए, किताब पढ़िए और तुलना करिए कि मार्केट में इस विषय पर या इस टॉपिक पर किसी और ने अगर किताब लिखा है तो उनकी किताब में और स्टडी 91 की किताब में क्या अंतर है। जब आवाज यहां दिल से आए तो आप परचेज करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, रिकमेंड करिएगा कि भाई स्टडी 91 की किताब खरीदो, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है, आसान के भरोसे नहीं यार, कंटेंट समझ में आए, मजा आ रहा है पढ़ करके। आप भी तो विद्यार्थी हो, आप पढ़ोगे किताब लेकर तो खुशी आपको भी तो मिलेगी, अरे सर गजब का टॉपिक है, गजब का कंटेंट है, यही तो मैं सोचता था कि किताब में मिल जाए और वो सब मिल रहा है। तो अगर आपका दिल कहे तब आप रिकमेंड करें, ना मत रिकमेंड करें ना, गलत चीजों को कभी बढ़ावा मत दीजिए। चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे, गलत चीजों को प्रमोट मत करिएगा जिंदगी में, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ समझना हो तो कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लेकिन वैदिक युग में गायों की देखभाल कौन करता था? गायों की देखभाल दोस्तों इसी तरह से हमने पढ़ा है कि गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए दोस्तों? गाय के लिए अघन्या। अघन्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? वध न करने योग्य। अघन्या का तात्पर्य क्या है? वध न करने योग्य। दोस्तों ये इसका तात्पर्य होता है, एक तो इसको याद रखेगा। दूसरा दोस्तों गाय को खोजने के लिए, गाय को खोजने के लिए दोस्तों याद रखेगा किसका इस्तेमाल किया गया? गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया। किसका? गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अभी आपसे पूछ रहा है कि वैदिक युग में यानी उत्तर वैदिक काल में गाय की देखभाल कौन करता था? तब उसे कहते थे दोस्तों गोविकर्तन। क्या कहते थे दोस्तों? गोविकर्तन कहते थे। गोविकर्तन ये गायों की देखभाल करता था। क्या करता था? गायों की देखभाल करता था। लिख रहा वैदिक युग में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व का तात्पर्य क्या दोस्तों? वही टैक्स की बात कर दिया या फिर लगान की बात कर दिया, ठीक है। और हमने बताया दोस्तों कि इसको वसूलने वाला कौन था दोस्तों? इसको वसूलने वाले को क्या कहते थे? तो इसको वसूलने वाला कहलाता था भागदूध। क्या कहलाता था? भागदूध कहलाता था। ये भी हमने आपको बता दिया, इसको तो जरूर याद रखेगा, कुछ याद रहे ना रहे ये आपको अवश्य याद रहना चाहिए, अन्यथा फिर गलत हो जाएगा। अब बताइए भू राजस्व की दर क्या थी? मतलब ये जो लगान के लगता था ये कितना लगता था दोस्तों? तो लगता था हमेशा 1/6, 1/6 लगता था, ठीक है। इसको याद रखेगा, यानी अगर मतलब पूरा एक पार्ट कर लिया उसका 1/6वां जो हिस्सा होता था वो लगता था दोस्तों यहां पर, तो इसको याद रखेगा। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जो न्यायाधीश होते थे, जो जज होते थे दोस्तों, जज, ठीक है, वो जज जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जैसे आज हम जजों को न्यायाधीश कहते हैं, न्यायमूर्ति कहते हैं, तो उस जमाने में दोस्तों जजों को क्या कहा जाता था? तो याद रखेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां जो पूछा ये पूछा है कि वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है? तो जो आज हम जज कहते हैं, जिसे हम न्यायमूर्ति कहते हैं, उसे उस जमाने में किस नाम से जानते थे? उन्हें कहा जाता था प्रश्न विनाक। क्या कहते थे दोस्तों? प्रश्न विनाक। याद रहेगा, प्रश्न विनाक दोस्तों कहा जाता था, याद रखेगा, प्रश्न विनाक, ठीक है, इसे याद रखेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें चीजें पता होनी चाहिए कि आज से 3000 साल पहले का जो इतिहास था उस जमाने में किसे क्या कहते थे। सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों कि वैदिक युग में किसके लिए उग्र, जी हां दोस्तों, उग्र और जीवग्रीव, जी हां दोस्तों, ये दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान, याद रखेगा, उत्तर वैदिक काल के दौरान ये शब्द दोस्तों किसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे? उत्तर वैदिक काल के
दौरान ये शब्द दोस्तों किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो याद रखेगा इसका इस्तेमाल किया जाता था पुलिस के लिए। जहां दोस्तों आज के जमाने में पुलिस क्या काम करती है? पुलिस आपकी रक्षा करती है, रक्षा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो उस जमाने में रक्षा सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार होते थे उन्हें जीवग्रीव कहा जाता था। उग्र तो कम देखने को मिलता है, जीवग्रीव ज्यादा मिलता है। तो जीवग्रीव का संबंध किससे था दोस्तों? आधुनिक जो पुलिस है इसी से उनका संबंध था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा है वैदिक युग में गुप्तचर क्या कहलाते थे? जिस तरह से आज हमारी रॉ एजेंसी है दोस्तों, उसी तरह से उस जमाने में भी गुप्तचर हुआ करते थे। और ये गुप्तचर दोस्तों क्या कहलाते थे? इन्हें कहा जाता था अस्पृश्य। क्या कहा जाता था दोस्तों? अस्पृश्य नहीं, केवल स्पष्ट कहा जाता था। ये गुप्तचरों को कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचरों को कहा जाता था। लिख रहा गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? गोत्र देखो, अगर हम आपसे बात करें तो दोस्तों आज भी बहुत सारे गोत्र हैं, लेकिन किसी को नहीं पता शायद कि गोत्रों की संख्या कितनी होती है। याद रखेगा, अगर कभी मन में जवाब ये आए, सवाल आए कि भाई गोत्र की संख्या कितनी होती है, गोत्र की संख्या कितनी होती है, तो बताएगा गोत्रों की कुल संख्या है 108। जैसे उपनिषदों की संख्या 108 है ना, तो 108 है, 7 अन्य छोटे छोटे गोत्र आ गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर संख्या देखेंगे तो 115, 8 7 15। ठीक है, 115 है। मुख्य रूप से गोत्रों की संख्या कितनी है? तो 108 है। और कुल गोत्रों की संख्या कितनी है? तो 115 है। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो याद रखिएगा यह उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे दोस्तों, उन्हीं के आधार पर दोस्तों उन्हीं के नाम से गोत्र चलते हैं। जैसे विश्वामित्र गोत्र है, कश्यप गोत्र है। ठीक है, ऐसे अलग अलग गोत्र चलते हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये क्या कहलाते थे? दोस्तों इसके पहले अगर हम बात करें, हमने दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। ऋग्वैदिक में पढ़ा था हमने, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद था, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है, इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। और उस पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्ति में क्या बताएगा दोस्तों? सबसे पहले ये वर्ण व्यवस्था का नाम हम पढ़ते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में केवल 3 का नाम दे रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र को हटा दीजिए। शूद्र का कार्य सभी वर्गों के लोगों की सेवा करना था। उन्हें हटा करके बाकी के जो 3 लोग हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है द्विज। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें द्विज के नाम से जाना जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि बताइए इन 3 को क्या कहा जाता है। उसी तरह से जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें से अगर अथर्ववेद को हटा दिया जाए, अथर्ववेद में जादू तोड़ना इन सब चीजों के बारे में बताएगा, तो बाकी के जो बचे 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 3 वेद है तो वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा वैदिक संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कितने प्रकार के दोस्तों संस्कार बताए गए हैं? तो याद रखेगा वैदिक संस्कृति में संस्कार कितने बताए गए दोस्तों? कुल 16 संस्कार बताए गए। ठीक है, कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। जिसमें सबसे प्रमुख संस्कार कौन है? तो याद रखेगा सबसे प्रमुख संस्कार है गर्भाधान संस्कार। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। दोस्तों जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों पुंसवन संस्कार आता है। पुंसवन संस्कार याद रखेगा, जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं वो पुंसवन संस्कार करते हैं। इसी तरह से सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। क्या होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। ठीक है, याद रखेगा जब पहली बार बच्चा आता है घर में, सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, इसी तरह से जात कर्म संस्कार होता है। ऐसे 16 संस्कार देखने को मिलते हैं। जात कर्म आएगा, नामकरण आएगा, निष्क्रमण आएगा, नामकरण आएगा, नामकरण संस्कार। इसी तरह से बच्चे का जब नाम पड़ता है तो नामकरण आ जाता है। इसी तरह से निष्क्रमण संस्कार आ जाएगा। ठीक है, निष्क्रमण संस्कार आ जाएगा, निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखिए बातें आती दोस्तों कि जैसे यहां पर दिया 16 संस्कार ना, कुछ संस्कार से संबंधित मैं कुछ सवाल भी आपको दे दे रहा हूं। 16 संस्कार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से कुछ आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे लिख रहा कि आर्यों के द्वारा गर्भाधान संस्कार किस लिए किया जाता था? तो गर्भाधान संस्कार तब होता था जब गर्भ में बच्चा आ जाता था, यानी संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार
होता था? तो याद रखिएगा गर्भाधान संस्कार होता था संस्कार प्राप्ति के लिए। और जब स्पेशली बात कर दे पुत्र प्राप्ति के लिए, तब आप याद रखेंगे उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार। तो लिख रहा आर्यों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? तो याद रखेगा यहां पुंसवन संस्कार का नाम याद रखेगा, पुंसवन संस्कार किया जाता था। लिख रहा आर्यों के द्वारा निष्क्रमण संस्कार किस लिए किया जाता था? पीछे हमने बताया आपको कि निष्क्रमण संस्कार भी आप याद रखेंगे। निष्क्रमण संस्कार किसके लिए होता था दोस्तों? तो याद रखेगा जब पहली बार बच्चा घर से बाहर पहली बार घर से बाहर जब बच्चा निकलता था दोस्तों, घर से बाहर निकालने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए दोस्तों, निकालने के लिए याद रखिएगा कौन सा संस्कार किया जाता था? निष्क्रमण संस्कार किया जाता था बच्चों का, निष्क्रमण संस्कार। अंतिम संस्कार कौन सा होता? अंत्येष्टि संस्कार, जहां व्यक्ति की अंत्येष्टि कर दी जाती, दाह संस्कार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लिख रहा आर्यों द्वारा चूड़ा कर्म कौन सा संस्कार होता था? चूड़ा कर्म दोस्तों कौन सा संस्कार होता था? तो याद रखिएगा चूड़ा कर्म का तात्पर्य क्या? मुंडन से है। ठीक है, मुंडन, आपका भी मुंडन हुआ होगा अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे, सनातन को मानते होंगे, तो मुंडन संस्कार होता है। ठीक है, 6 महीने पे या फिर छठी के समय 6 महीने पर, इसी तरह से 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, ये टाइम पीरियड होता है दोस्तों, जो जैसे रख सके। तो मुंडन संस्कार होता है, बच्चों का मुंडन कराया जाता है, ये होता है दोस्तों चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से इसे जानते हैं। यह भी एक संस्कार होता है। आगे देखिए, लिख रहा आर्यों द्वारा शिक्षा आरंभ करने के समय, जब शिक्षा आरंभ की जाती है दोस्तों, उस समय यज्ञोपवीत धारण करना होता है, जनेऊ धारण करना होता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जनेऊ धारण नहीं करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने चले आते हैं, तो उनका विवाह के समय दोस्तों जनेऊ धारण कराया जाता है। आपने देखा होगा विवाह के समय बिना जनेऊ धारण करिए आपको ये विवाह नहीं सफल माना जाता है। तो याद रखेगा शिक्षा प्रारंभ करते समय उसी तरह से जनेऊ धारण होता था, और इसे हम कहते थे उपनयन संस्कार। क्या कहते थे दोस्तों? इसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। यह भी याद रखेगा। 16 संस्कार में सब इंपॉर्टेंट संस्कार है। लिख रहा आर्यों द्वारा शिक्षा की समाप्ति पर, जब पढ़ लिख कर दोस्तों शिक्षा समाप्त हो गई, तब कौन सा संस्कार होता था? यानी अब उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तब होता था दोस्तों समावर्तन संस्कार। कौन होता था? समावर्तन संस्कार होता था। यानी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो समावर्तन, जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, इसी तरह लिख रहा है कि आर्यों द्वारा मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? तो याद रखेगा अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। क्या भाई उनका आखिरी समय आ गया, उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, तो अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अंत्येष्टि के ठीक पहले आप पढ़ेंगे 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, 15वें नंबर पे दोस्तों आपको मिलेगा विवाह संस्कार। क्या मिलेगा? विवाह। वैसे सबसे ज्यादा संस्कार जो है दोस्तों ना, वो बचपन में हमें देखने को मिलते हैं। विवाह के बाद सीधा अंत्येष्टि की बात आती है। ठीक है, विवाह के पहले आएंगे तो केशांत संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, मुंडन तो काफी पहले बच्चों का होता है। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसी लगी क्लास आपको? मुझे लगता है समय का पता भी नहीं चला और कब एक क्लास समाप्त हो गई, मतलब अच्छा लगा। लेकिन और सच बताऊं ना तो ये क्लास पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। कब क्लास में शुरू करता हूं और कब क्लास समाप्त हो जाती, कसम से मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा अपने ऊपर कि यार इतनी जल्दी क्लास समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए फिलहाल अच्छी बात है, हमारे ऐसे विषय दोस्तों जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है। मैंने हैंड रिटन नोट्स पे ही दोस्तों क्लास लिया है, ये उसी का हैंड रिटन नोट्स है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, और किताबों को खरीदेंगे भाई, किताब तो सीधा घर आएगी। तो ये और भी बेहतर है आपके लिए कि आप चाहें तो किताबों को भी परचेज कर सकते हैं, जो आपके घर जाएगी। कंटेंट देखिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करिए, और ऑनलाइन जो चीजें चल रही हो तो है ही। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।